नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा चर्चित मुद्दे के ऊपर जो थाईलैंड एंड कंबोडिया वार पर बेस्ड है। इसको यहाँ पर हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं 24 जुलाई की मॉर्निंग की, जहां पर थाईलैंड और कंबोडिया के जो आर्मी है, सैनिक हैं, दोनों के बीच में क्लैशेस होता है, झड़प होता है। और ये जो झड़प हुई है दोस्तों, ये मैप में आप व्हाइट कलर से और लाइट येलो से कंबोडिया को देख रहे हैं। दोनों के बीच में जो बॉर्डर है दोस्तों, बॉर्डर के किनारे किनारे ही, और ये जो बॉर्डर है छोटी मोटी नहीं है, 800 किलोमीटर लंबाई तक फैली हुई है। इसी बॉर्डर पर कई जगहों पर क्लैशेस हुई हैं, झड़पें हुई हैं। बोला जा रहा है ये जो लड़ाई चली थी दोस्तों, ये लड़ाई चली थी कितने दिन? 5 दिन चली। लेकिन जो डेथ है उतनी ज्यादा हमको देखने को नहीं मिली थी। 43 लोगों की डेथ हुई है, इसमें आम नागरिक भी शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है डिस्प्लेसमेंट की, लोगों को अपना घर द्वार छोड़ करके भागना पड़ता है। हालांकि देखा जाए दोस्तों, ये जो युद्ध है बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला था। 29 मतलब 29 जुलाई को दोनों देशों ने सीज फायर के लिए सहमति बनाई है। मतलब एक काम करते हैं, लड़ाई को हम कुछ टाइम के लिए हाल्ट में डाल देते हैं। ये समझौता आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के मौजूदा अध्यक्ष मलेशिया की मीडिएशन, चाइना ने भी इसमें हेल्प किया है। और हो सकता है कि अमेरिका में भी इसका हाथ हो, क्योंकि हर जगह अमेरिका धमकी देता है टैरिफ का। ऐसा ना हो कि हम अमेरिका हम लोगों के ऊपर भी टैरिफ लगाना चालू कर दे। हालांकि देखा जाए, ये जो सीज फायर है लागू हो गया है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर समझौतों के ब्रीच का आरोप लगाया है कि भाई सीज फायर हो गया, इसके बावजूद भी झड़पें हो रही हैं, गन फाइट हो रहा है, हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये गलत बात है। बात करते हैं हम दोस्तों कंबोडियन सोल्जर्स और पीस की रियलिटी की। तो 31 जुलाई को, जैसे 29 29 की जब हम बात करें कि भाई 29 को सीज फायर हो चुका है, इसके बावजूद भी 31 जुलाई को कंबोडिया ने थाईलैंड से डिमांड किया है कि वो उनके 20 सैनिकों को रिहा कर दे। कंबोडिया बोल रहा है थाईलैंड से, जिन्हें सीमा पार करके थाई क्षेत्र में घुसने के बाद गिरफ्तार किया गया था। वो भी सीज फायर के बाद की यह घटना है, इसलिए तो बोला जाता है। इसके बाद थाईलैंड की जब हम बात करते हैं, बैंकॉक की, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने रिहाई पर सहमति तो दी है, लेकिन बोला है कि सोल्जर को हम तभी छोड़ेंगे जब कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसका मतलब तो ये हो गया है कि जो शांति समझौता हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा डीपली इफेक्टिव नहीं रहा है, बल्कि ये सिर्फ एक अस्थायी राहत है, टेम्पररी हार्ट है, और सत्ता और सुरक्षा के डीपर मुद्दे अभी भी अनरिजॉल्व हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं दोस्तों, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसकी रूट्स क्या है और कितना ज्यादा, ये कहना चाहिए, मुद्दा जटिल है। इस झगड़े की, इस लड़ाई की जो जड़ें हैं प्री कॉलोनियल एरा से जुड़ी हुई हैं। मतलब ये कोई नया विवाद नहीं है, बल्कि बहुत पुराना और ऐतिहासिक विवाद है। इस संघर्ष को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल स्कैम सेंटर एंड राइजिंग नेशनलिज्म। तीन चीज है सबसे बड़ा कारण इस झगड़े का। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि भाई अंदर में कोई राजनीतिक खींचतान चल रहा है और उसका रीजन अगली कंट्री के ऊपर डाल देना। जैसे भारत में कोई भी चीज हो रही है तो उसका कारण पाकिस्तान है या उसका कारण चाइना है। ये हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऐसे चलती रहती है। और दूसरी बात, जब हम बात करते हैं दोस्तों इंटरनेशनल स्कैम सेंटर्स की, जो इस क्षेत्र में ऑपरेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल जो स्कैम सेंटर हैं इस क्षेत्र में ऑपरेट कर रहे हैं और सीमा विवाद के बीच में फंस जाते हैं। इसके बाद राइजिंग नेशनलिज्म, मतलब देशभक्ति की बढ़ती भावना, जिससे दोनों देशों में आक्रामकता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नेता लोग इस चीज को फ्यूलिंग करने का काम करते हैं। ये सारी वजह है जिससे कॉन्फ्लिक्ट और पीस प्रोसेस दोनों ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। अगले वाले पैराग्राफ में यहाँ पर हम समझेंगे दोस्तों द राइज ऑफ टेंशंस। तो एक कंबोडियन सोल्जर्स की मौत 28 मई को हुई, जिसके बाद टेंशन तेज हो गया था।
थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेटोंगटर्न सिनवात्रा ने 15 जून को कंबोडिया के पूर्व पीएम हन सेन को फोन किया ताकि मामला को शांत किया जा सके। इसके बाद बोला जा रहा है कि ये जो लीग वाली बातचीत थी, इसमें उन्होंने हुन सेन को अंकल कह करके संबोधित किया और एक थाई आर्मी जनरल को अपोनेंट बोल दिया। इसका राजनीतिक नुकसान ये हुआ दोस्तों कि पैटोंगट्रन को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ गया। अब ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की यहाँ पर चर्चा हो रही। अब आप ये समझ लीजिए, एक बात यहाँ पर और बोली जाती है दोस्तों, हुन सेन का जो सेकंड टारगेट है वो ये है कि नेशनलिज्म को बढ़ावा देना, साथ ही साथ उनका जो बेटा है हुन मैनेट को पॉलिटिकल लॉन्च के लिए प्रस्तुत करना। हुन सेन की इस पूरे एपिसोड में एक और हिडन मोटिव हमको देखने को मिला है, मोशन देखने का, वो है राष्ट्रवाद को भड़काना। इसका फायदा वो अपने बेटे हुन मैनेट को 2024 में सत्ता में लाने के लिए करना चाहते थे, क्योंकि हुन सेन 33 साल सत्ता में रहने के बाद अब पीछे हट चुके हैं। अब वो सोचते हैं कि मेरी जगह में मेरा बेटा ही ले। अगर देश में राष्ट्रवाद और देश की रक्षा की भावना बढ़ती है तो हुन मैनेट को जनता का समर्थन ज्यादा मिलेगा। आगे के पैराग्राफ में हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ये जो कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन है और थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनवात्रा की पुरानी पर्सनल दोस्ती थी। हुन सेन ने थाकसिन को गुड ब्रदर तक बोल दिया, मतलब ईश्वर द्वारा दिया हुआ भाई। लेकिन आज की स्थिति में ऐसा है कि दोस्तों हुन सेन उन्हीं की बेटी पीएम पेट्रोक्रान के खिलाफ चल रहे हैं। ये चीज दिखाता है कि राजनीति में रिश्ते स्थायी नहीं होते हैं और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हमेशा ऊपर रहता है। इसके बाद बात चर्चा करी जाती है दोस्तों पार्टिकुलरली थाईलैंड से, कि थाईलैंड एज ए सॉफ्ट टारगेट। थाईलैंड का पॉलिटिकल परिदृश्य देखे हम, यहाँ की राजनीतिक सत्ता की जब बात करते हैं तो यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है काफी ज्यादा डेलिकेट है, मतलब संवेदनशील है। क्योंकि एक तरफ तो वहां पर मोनार्की चलता है, राजा का शासन चलता है, और दूसरी तरफ मिलिट्री का प्रेशर बहुत ज्यादा है, दबदबा बहुत ज्यादा है। ऐसे सिस्टम में, ऐसे फ्रेगाइल सिस्टम में इंटरवेंशन या फिर डी स्टेबलाइजेशन आसानी से किया जा सकता है। इसीलिए हुन सेन जैसे नेता के लिए थाईलैंड एक सॉफ्ट टारगेट बनता है, यानी वहां असर डालना रिलेटिवली काफी ज्यादा इजी है। हुन सेन पर आरोप लगाया गया था कि वो वियतनाम के प्रति बहुत ज्यादा नरम रवैया रखते हैं। 1979 में वियतनाम की सेना ने कंबोडिया में खमेर रोग को हटा करके हुन सेन की पार्टी को सत्ता में बैठा दिया था, मतलब कंबोडियन पीपुल्स पार्टी को सत्ता में बैठा दिया। उसी समय से कंबोडिया की पॉलिटिक्स में वियतनाम का प्रभाव बहुत रहा है। अपोजिशन पार्टी का मानना है कि हुन सेन वियतनाम के हितों की रक्षा करते हैं, भले ही इससे कंबोडियन सोवरेनिटी पर असर पड़ता हो। इसके बाद थाईलैंड सरकार गैम्बलिंग और कसिनोज को लीगल करने का बिल ला रही है। इससे कंबोडिया की इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि कंबोडिया में बहुत सारे लोग थाई टूरिस्ट पर डिपेंड करते हैं जो वहां पर जुआ खेलने के लिए आ रहे हैं। अगर थाईलैंड में ही कसिनो लीगल हो जाता है तो ये टूरिस्ट कंबोडिया नहीं आने वाले हैं। हुन सेन को डर है कि ये कानून कंबोडिया के गैम्बलिंग सेक्टर को नुकसान पहुंचाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों पॉलिटिकल टारगेट की, श्रीनवात्रास। इसलिए हुन सेन के लिए सबसे ज्यादा इजी उपाय है सिनवात्रा फैमिली और उनकी पार्टी को आप कमजोर कर दो। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा? फ्यू थाई पार्टी में एमएस पेट्रोक्रान और थाकसिन सिनवात्रा दोनों बड़े बड़े लीडर माने जाते हैं। एमएस पेट्रोक्रान पीएम पोस्ट से सस्पेंड हो चुकी हैं। थाकसिन पर लेस मेजेस्टिक, मतलब राजशाही के खिलाफ बोलने का आरोप लगाया गया है। इसलिए इस समय में सिनवात्रा पब्लिक और पॉलिटिकल रूप से कमजोर हैं और हुन सेन के लिए उन्हें गिराना काफी ज्यादा आसान है। आगे बात करी जाती है कि जो राष्ट्रवाद है एक रीजन रहा है जिसके चलते चलते इतना बड़ा क्लैशेस हमको देखने को मिला है। ये कहना कि कंबोडिया ही नेशनलिस्ट बातें करता है गलत हो जाएगा। थाईलैंड में भी हमको नेशनलिज्म की भावना बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देती है।
नेस्ले रिहेटिक का मतलब ऐसी बातें करना, ऐसे बयान देना जो देशभक्ति और राष्ट्र के गौरव को बढ़ावा देने के लिए कही जाती हैं, लेकिन कभी कभी ये दूसरे दूसरे देशों के खिलाफ नफरत या फिर कॉम्पिटिटिव की भावना पैदा कर देती। कंबोडिया में हुन सेन नेशनलिज्म को उभार रहे हैं, लेकिन थाईलैंड में भी एंटी कंबोडियन भावना मौजूद है, खास करके हिस्टोरिकल मुद्दों को लेकर के। अब बात करते हैं दोस्तों थाईलैंड की लोकल पॉलिटिक्स की। जैसे कि अंगकोर वाट विवाद और 2003 की घटना की बात करेंगे। 2003 में एक थाई एक्ट्रेस ने बोला था कि कंबोडिया ने अंगकोर वाट चुरा लिया है और वो तब तक कंबोडिया नहीं जाएंगी जब तक ये मॉन्यूमेंट उनको रिटर्न नहीं किया जाएगा। अंगकोर वाट एक प्राचीन हिंदू बौद्धिस्ट मंदिर है जो आज कंबोडिया में लोकेटेड है, लेकिन इसका हिस्ट्री और आर्किटेक्चर साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे देशों से जुड़ा हुआ है। इस बयान के बाद कंबोडिया में जबरदस्त एंटी थाई दंगे भड़क गए थे। लोगों ने बैंकॉक एम्बेसी को जला दिया, थाई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचाया। इससे चीज क्लियर हो गई है कि सिर्फ नेताओं के अकेले ही ये सब नहीं हो रहा है, बल्कि आम जनता और सेलिब्रिटीज का भी नेशनलिस्ट सोच पर असर रहता है। अगर इस स्टेटमेंट को आप देखोगे तो शायद एक सिंपल या फिर पर्सनल ओपिनियन लगेगा, लेकिन जब इसे लार्जर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे ना, मतलब दोनों देशों के बीच हिस्ट्री, युद्ध, सीमा विवाद, सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा को देखोगे, तो ये एक डीप रूटेड नेशनल इश्यूज को बताता है। इसके बाद थाईलैंड को साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र देश माना जाता है जो कभी भी वेस्टर्न कॉलोनी रूल में नहीं गया, मतलब अंग्रेजों ने इसको कभी गुलाम नहीं बना पाए। यानी ना तो ब्रिटिश, ना फ्रेंच, ना डच, ना किसी ने भी थाईलैंड पर कब्जा किया। थाईलैंड हमेशा सेफ रहा है। इस बात को लेकर के थाईलैंड में गर्व की भावना है, लेकिन ये आयरनी, ये है विडंबना, ये है कि इतना स्वतंत्र रहते हुए भी वह खुद को पीड़ित के रूप में देखता है, विक्टिम के रूप में देखता है। ये नेशनल साइको मतलब माइंडसेट जो है कॉम्प्लेक्स स्थिति को बता रहा है। बाहर से तो पावरफुल है, लेकिन अंदर से बहुत इनसिक्योर है या फिर कॉम्पिटिटिव है, खास करके पड़ोसी देशों से जैसे कंबोडिया और वियतनाम से। इसके बाद आगे आर्टिकल में बोला जाता है दोस्तों कि इतिहास ने कंबोडिया और थाईलैंड दोनों के साथ में न्याय नहीं किया है। दोनों देशों को युद्ध, आक्रमण, साम्राज्य का पतन जैसी पिक्चर देखना पड़ा है। जब दो पड़ोसी देशों का शेयर्ड पेनफुल हिस्ट्री होता है तो उनके बीच में नेशनलिस्ट टकराव की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। खमेर एम्पायर, एंशिएंट सुपर पावर की जब बात करते हैं तो 7वीं से 14वीं शताब्दी तक खमेर एम्पायर साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ही पावरफुल साम्राज्य हुआ करता था। 12वीं शताब्दी में इसकी जो सीमा है आज का कंबोडिया, नॉर्थ ईस्ट थाईलैंड और साउथ वियतनाम तक फैली हुई थी। खमेर एम्पायर ही वो साम्राज्य है जिसने अंगकोर वाट जैसे भव्य मंदिरों का निर्माण कराया था। इसके बाद मांडला सिस्टम की बात करें, मतलब डिसेंट्रलाइज पावर स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो खमेर एम्पायर का जो शासन है मांडला सिस्टम पर बेस्ड था। मांडला सिस्टम मतलब ये एक प्रकार की पॉलिटिकल व्यवस्था होती है जिसमें सेंटर मतलब राजा या फिर राजधानी से दूर होते हुए शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है, सबसे ज्यादा पावर होती है राजा के पास। इसे हम कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में कह सकते हैं। ये एक लूजली बाउंड फेडरल सिस्टम था जैसा, ठीक है, जिसमें प्रांतीय राजा या फिर वासल की काफी हद तक व्यवस्था होती थी। कैसी? स्वतंत्र वाली। जैसे भारत में प्राचीन समय में मंडल सिद्धांत हुआ करता था ना, ठीक ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी हुआ करता था। इसके बाद डिक्लाइनेशन हमको देखने को मिला था 1431 के बाद पर, मतलब अंगकोर का फॉल आउट हमको देखने को मिला था। खामेर एम्पायर का जो पतन है 1431 में अंगकोर नगर के पतन से चालू होता है। इसके बाद सयाम, आज का थाईलैंड ने नॉर्थ ईस्ट कंबोडिया पर आक्रमण चालू कर दिया। वहीं अनाम मतलब आज का वियतनाम ने साउथ ईस्ट क्षेत्र से हमला करना चालू किया। मतलब दो तरफ से कंबोडिया पर दबाव बनने लगा था। इसके बाद टर्निंग टू फ्रांस, प्रोटेक्टरेट स्टेटस। इस प्रकार से आक्रमणों से परेशान होकर 1863 में कंबोडियन राजा नोर्डोम ने फ्रांस से सुरक्षा मांगी थी। नतीजा ये हुआ कि कंबोडिया को फ्रेंच प्रोटेक्टरेट बना दिया गया, मतलब कॉलोनी बन गया, मतलब अब फ्रांसीसी साम्राज्य के अधीन चला गया वो। ये वही हिस्टोरिकल वाउंड है जिससे आज भी कंबोडिया की राष्ट्रीय चेतना पर असर है। उन्हें लगता है कि सुरक्षा के लिए उन्हें विदेशी सत्ता के अधीन जाना पड़ा था।
इसके अलावा कंबोडिया को अपने क्षेत्र मतलब बाउंड्रीज के सिकुड़ने और लगातार खतरे में रहने का बहुत ज्यादा डर है, मतलब बॉर्डर की टेंशन बहुत ज्यादा है। ये जो चीज है प्री कॉलोनियल एरा से ही चली आ रही है। इसकी वजह है बार बार लड़ाई झगड़ा, भूमि हड़पना, और इसकी जो मिलिट्री है काफी कमजोर। थाईलैंड की जो चिंता है वो है फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट के बाद से चालू हो गई। थाईलैंड की सुरक्षा संबंधी चिंताएं उस समय चालू हुई जब कंबोडिया एक फ्रेंच कॉलोनिस्ट बन गया, प्रोटेक्टोरेट बन गया 1863। उसे लगने लगा कि पड़ोसी देश अब फ्रेंच कॉलोनियल पावर के कारण अस्थिर हो सकते हैं, जिससे बॉर्डर का जो लड़ाई है, डिस्प्यूट है, वो और भी ज्यादा बढ़ेगा, घटने वाला नहीं है। 1904 और 1907 की ट्रीटी होती है, सीमा का आधार यहाँ पर तय होता है। 1904 और 1907 में फ्रांस और सियाम मतलब थाईलैंड के बीच में ट्रीटीज हुई थी ना, उन्हीं के बेस पर आज कंबोडिया थाईलैंड की सीमा तय करी गई है। लेकिन इन संधियों में बहुत सारी डिस्क्रेपेंसीज थी, अस्पष्टताएं थी, जिनकी वजह से आज भी बॉर्डर डिस्प्यूट चला आ रहा है। बात करते हैं प्रिय विहार टेम्पल विवाद। प्रिय विहार मंदिर की बात करें, जो कि 12वीं शताब्दी का एक बहुत ही बड़ा विवाद का केंद्र है। कंबोडिया और थाईलैंड दोनों इस पर दावा करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मंदिर और उसके आसपास के 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कंबोडिया का हिस्सा माना है। कब? 1962 के वर्डिक्ट में। लेकिन एक और क्षेत्र मतलब 4.5 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका पास ही में अभी भी ज्यादा कॉन्टेस्टेड है, विवादित है। तो अभी ये जो कोर्ट का फैसला आया था, इसके बावजूद भी 2011 में दोनों देशों के बीच में सीमा का विवाद बढ़ गया। इसका रिजल्ट आया था, 28 लोगों की डेथ हुई और दोनों देशों की जो सेनाएं हैं आमने सामने हो गई। तो सिर्फ यही अकेला मंदिर नहीं, और भी मंदिर हैं जो कि डिस्प्यूटेड हैं। कंबोडिया कहता है कि ये मंदिर खामेर एम्पायर में बने थे इसलिए हमारे हैं। थाईलैंड कहता है कि वर्तमान भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक पावर उसको अधिकार देती है कि भाई ये मंदिर हमारे हैं। खामेर एम्पायर का उदय और पतन, ऑनरशिप बदलती रही। ये सारे मंदिर उस समय बनाए गए जब खामेर एम्पायर पावरफुल था। लेकिन जैसे हर साम्राज्य का उत्थान होता है, वैसे ही उसका डिक्लाइन भी होता है। जब खामेर एम्पायर गिरा तो पड़ोसी राज्य जैसे थाईलैंड और वियतनाम के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ, सीमाएं बदली गईं, कई सारे मंदिरों की ऑनरशिप भी प्रभावित हुई। तो कुल मिलाकर के देखा जाए दोस्तों, जैसे बाकी के कंट्रीज में होता है ना, वैसे ही कंबोडिया और थाईलैंड के बीच की जो दुश्मनी है, इसकी शुरुआत पुराने साम्राज्य और कॉलोनियल पीरियड के दौर पर हुई है। उस दौरान कब्जा हो जाना, सत्ता की लड़ाई होना, ये सारी चीजें विवाद को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम करती हैं। इसके बाद रूलिंग क्लास और राष्ट्रवाद की जो भावना है ना, वो इसको और भड़काती है, बुझने नहीं दे रही है। मतलब सिर्फ हिस्टोरिकल रीजन ही इसका कारण नहीं है। कंबोडिया की सरकार और थाईलैंड की सेना बेस्ड सत्ता वाली सरकार ने जानबूझकर के इस विवाद को हवा दी है, ताकि उनको फायदा हो सके, ताकि लोगों का ध्यान असली समस्याओं से हटा करके हम झगड़ों पर टिका सकें।